सो गाइस हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। हम लोगों ने सेल पढ़ रखा है, डीएनए पढ़ रखा है। अब हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का हम करेंगे आगाज। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो एक बार अगर सभी लोग जुड़ चुके हैं तो कमेंट करें ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। हमारे साथ हैं अपूर्वा, अमिता, मनीषा यादव, दीपाली, कुमारी, करमजीत और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि और अमृता। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की। देखिए, जब सेल फुल्ली मेच्योर हो जाता है, जब कोशिका पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो वो डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। और हमारे शरीर में कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, एक कहलाता है माइटोसिस और दूसरा कहलाता है मियोसिस। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। या तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती, या सारी कोशिकाएं मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती। ये दो तरह के कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है जी, आ गए हैं ना सभी? क्लियर है सब कुछ? स्टार्ट करें सेशन को। चलिए, सभी कह रहे हैं हाँ सर ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। तो देखिए, कोशिका विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे शरीर की कोशिकाएं दो तरह से विभाजित होती हैं। एक होता है हमारा माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। और माइटोसिस की खोज करने वाले थे आपके फ्लेमिंग साहब। और दूसरे प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, वो कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, जिसकी खोज करने वाले थे हर्टविग साहब ने। तो इनकी खोज की थी हर्टविग साहब ने, है ना, हर्टविग साहब ने मियोसिस की खोज करी थी। तो जो मैं अभी कह रहा था आपसे कि दो प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं या तो माइटोसिस से विभाजित हो जाती या मियोसिस से विभाजित हो जाती। दो तरह के कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले उसको समझते हैं, फिर माइटोसिस और मियोसिस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं, मानव शरीर की, ठीक है जी, तो मानव शरीर में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कहलाती हैं आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स और दूसरे कहलाते हैं आपके सोमैटिक सेल्स। तो एक होती हैं आपकी सोमैटिक सेल्स, कायिक कोशिकाएं, और दूसरी कहलाती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, जनन कोशिकाएं। ठीक है जी, तो दो तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। एक होती हैं आपकी सोमैटिक सेल्स, दूसरी होती हैं आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या? रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो कहां पाई जाती हैं? तो देखिए, अगर मेल है तो उसके टेस्टिस में पाई जाएंगी, विरेचन में पाई जाएंगी। और अगर फीमेल है, कोई महिला है, तो उसके ओवरी में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, ओवरी में यानी अंडाशय में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो कैसी होंगी? तो आप कहेंगे सर वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी। तो मेल के टेस्टिस में और फीमेल के ओवरी में जो कोशिकाएं होंगी वो कहलाएंगी रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स, है ना, या सेक्स सेल्स, कई नाम है इसके। इनके अलावा बाकी जो सेल्स होंगी आपकी बॉडी में वो सब कहलाएंगी सोमैटिक सेल्स। क्या कहलाएंगी? सोमैटिक सेल्स। ठीक है, क्या कहलाएंगी? सोमैटिक सेल्स। तो टेस्टिस और ओवरीज को छोड़कर
टेस्टिस और ओवरीज को छोड़कर बाकी जगह की जो कोशिकाएं हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाएंगे। अब देखिए सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होगा, सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होगा, विभाजन होगा, है ना, वो कैसे होगा? तो माइटोसिस के थ्रू होगा। सोमैटिक सेल्स में जो विभाजन होगा वो माइटोसिस के द्वारा होगा, समसूत्री विभाजन होगा, विभाजन होगा। और रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो डिवीजन होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो विभाजन होगा, विभाजन होगा, वो कैसे होगा? तो मियोसिस के थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू होगा, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होगा, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होगा। क्यों? ये अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले इन दोनों की इंपॉर्टेंस समझा देता हूं, ठीक है? उसके बाद हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि भाई माइटोसिस में क्या हो रहा है और मियोसिस में क्या हो रहा है। तो जब बॉडी को ग्रोथ करना होगा तो माइटोसिस होगा, बॉडी को ग्रोथ करना होगा तो माइटोसिस होगा, और रिप्रोडक्शन करना होगा तो मियोसिस होगा। माइटोसिस कब होगा? जब बॉडी को ग्रोथ करना होगा, और जब रिप्रोडक्शन करना होगा, जैसे स्पर्म बनना है, एग बनना है, तब क्या होना है? मियोसिस होगा। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस में अंतर की, तो माइटोसिस जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन, और मियोसिस कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस मतलब हुआ अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है? मियोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है, वो होता है किसमें? सोमैटिक सेल्स में। माइटोसिस जो होता है वो होता है सोमैटिक सेल्स में, कायिक कोशिकाओं में। और मियोसिस के द्वारा विभाजित होंगे कौन? रिप्रोडक्टिव सेल्स, टेस्टिस और ओवरी के सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, जनन कोशिकाएं विभाजित होंगी, जनन कोशिकाएं विभाजित होंगी कैसे? तो मियोसिस के थ्रू। यानी माइटोसिस कब होगा? जब बॉडी को ग्रोथ करना होगा, वृद्धि करनी होगी, और हीलिंग होनी होगी, घाव भरना होगा। तो बॉडी का ग्रोथ करना है और हीलिंग होनी है, रिपेयर करना है बॉडी का, तो क्या होगा? माइटोसिस। लेकिन रिप्रोडक्शन होना है, रिप्रोडक्शन होना है, प्रजनन होना है, तब क्या होगा? मियोसिस। प्रजनन में यानी जैसे स्पर्म बनना है, शुक्राणुओं का निर्माण होना है, तब मियोसिस के थ्रू होगा। ओवम यानी अंडाणु बनना है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मियोसिस होगा। तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होगा, और माइटोसिस कब होगा? जब बॉडी को ग्रोथ करना होगा, घाव भरना होगा, शरीर की मरम्मत करनी होगी। मियोसिस कब होगा? जब रिप्रोडक्शन करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा। दूसरा डिफरेंस जो हम देखने वाले हैं वो ये है, देखिए यहां पे हमने लिखा है आपका माइटोसिस, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, और यहां पे हमने लिखा है, मान लिया कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है जी, माइटोसिस और मियोसिस। अब देखिए जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा? ये देखिए, मान लिया कि आपके शरीर की कोई भी कोशिका है, तो आप कोई भी कोशिका अपने शरीर की उठा लो, चाहे वो सोमैटिक सेल्स हो या रिप्रोडक्टिव सेल्स हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो कितना होता है? तो 46 होता है। अब देखिए ये सेल अगर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है, अगर ये सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है, तो माइटोसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं।
माइटोसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की समान रहती है। अब ये मदर सेल और डॉटर सेल्स क्या है? देखिए, जो सेल डिवाइड हो रहा है ना, उसे कहते हैं मदर सेल, मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। और विभाजन के फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं बनी हैं उसे कहते हैं डॉटर सेल्स। क्या कहते? डॉटर सेल्स। संतति कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? संतति कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाएं। सो आफ्टर माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम एज मदर सेल, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर रहती है। लेकिन अगर मियोसिस हो रहा, तो ये मान लिया कि मदर सेल है ना, ये क्या हो गया? 46 रहेगा इसमें, चाहे वो मदर सेल हो, सोमैटिक सेल हो, रिप्रोडक्टिव सेल हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और अगर ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो रहे हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितना? 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती, 23 है कि नहीं? तो आफ्टर मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज मदर सेल, मातृ कोशिका जो विभाजित हो रही है, ये कहलाती है मदर सेल, मातृ कोशिका। और विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं, दे आर नोन एज डॉटर सेल्स। सो हियर वी हैव 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, संतति कोशिकाएं, 4 संतति कोशिकाएं बन गई। So after meiosis 4 daughter cells are formed in which number of chromosomes becomes half of mother cell. मदर सेल की आधी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है जी। तो गुणसूत्रों की संख्या यहां पर मातृ कोशिका की आधी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई हमारी सारी कोशिकाएं या तो माइटोसिस से विभाजित हो जाती या मियोसिस से विभाजित हो जाती। क्या जरूरत पड़ी कि हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस से विभाजित हो रहे हैं और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो मियोसिस से विभाजित हो रहे हैं? क्या इसका इंपॉर्टेंस है? पहले उसको समझिए, फिर माइटोसिस और मियोसिस पे हम लोग चल पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज करो कि ये आपका मेल है, कोई पुरुष है ना, तो ये मान लिया कि पुरुष है और यहां पर कोई महिला है। तो पुरुष में क्या होता है? तो आपने कहा सर टेस्टिस होता है, विरीषण होता है। और विरीषण में क्या है? तो ये जर्म सेल है। व्हाट इज दिस? दिस इज जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। ये क्या है? जर्म सेल है या रिप्रोडक्टिव सेल है? जनन कोशिका है, यह है जनन कोशिका। अब जनन कोशिकाओं में विभाजन माइटोसिस से होगा कि मियोसिस से होगा, बताइए। तो आप कहिएगा सर ये जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन जो होगा वो मियोसिस के थ्रू होगा, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होगा, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी डॉटर सेल्स, कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो आपने कहा कि सर 4 होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान रहती है कि आधी हो जाती है? तो आपने कहा सर आधी हो जाती है, तो हो जाएगा आधा, 23, 23, 23, 23, 23, है ना। ये 4 संतति कोशिकाएं बन गई जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो गई और ये सब रूपांतरित होकर क्या बना लेंगे? स्पर्म बना लेंगे।
ये सब रूपांतरित होकर क्या बना लिया, स्पर्म बना लिया। ये देख लो, ये सब रूपांतरित होकर स्पर्म बन गए। और इस तरह से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 23, 23, 23 ये सब क्या बन गए, स्पर्म बन गए, शुक्राणु हो गए। और इस तरह से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो आप जानते ही हैं क्या कहलाती है, कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। क्या कहला रही है, शुक्राणु जनन कहला रही है। उसी तरह से अगर यहां पर कोई फीमेल है, यहां पर अगर कोई फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, तो ओवरी होगी, अंडाशय होगा, और अंडाशय में होंगी जनन कोशिकाएं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये अंडाशय में एक है रिप्रोडक्टिव सेल। व्हाट इज दिस, दिस इज रिप्रोडक्टिव सेल। ये है आपका रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका। तो टेस्टिस और ओवरी में जो कोशिकाएं होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोसिस या मियोसिस? तो आप कहेंगे सर रिप्रोडक्टिव सेल्स में विभाजन मियोसिस के थ्रू होगा। कैसे होगा, मियोसिस के थ्रू होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो आपने कहा कि सर 4 होते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा कि आधा हो जाएगा? तो आपने कहा सर आधा हो जाएगा, इसमें क्या बात है, एकदम आसान है। देखिए, आफ्टर meiosis 4 daughter cells are formed in which number of chromosomes becomes half as mother cell। इनमें से 3 की हो जाएगी डेथ। अभी ये मृत हो गए और एक जो है ना इनमें ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा, वृद्धि करके बना लेगा ओवम। ये बन गया आपका ओवम, ओवम यानी अंडाणु। अंडाणुओं में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, आधी हो गई। तो देखो वो सारी कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या डबल रहती है, 46 रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज डिप्लॉइड, द्विगुणित। लेकिन यहां पे क्रोमोसोम का जो नंबर है, चाहे वो स्पर्म हो या ओवम हो, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। आधा हो गया ना, हैप्लॉइड, अर्धगुणित, अर्धगुणित, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अब इंपॉर्टेंस जरा आप देखिए, इंपॉर्टेंस जरा आप लोग देखिए कि ये मान लिया कि एक मेल है और ये मेल का स्पर्म है, ठीक है जी। ये मेल का स्पर्म है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 है। व्हाट इज दिस, दिस इज स्पर्म, स्पर्म, शुक्राणु। और ये कोई फीमेल है और ये है फीमेल का ओवम, अंडाणु। शुक्राणुओं का और अंडाणुओं का मिलना पढ़ ही चुके हम लोग, क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन। दोनों का जब निषेचन होगा, दोनों का जब निषेचन होगा तो क्या बनता है, जायगोट। क्या बन गया, जायगोट, युग्मनज, युग्मनज बन गया। तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23 + 23 46। आप सोचिए कि रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी ओवरी में भी माइटोसिस होता और टेस्टिस में भी माइटोसिस होता तो क्या होता, स्पर्म में भी 46 रहता, ओवम में भी 46 रहता, दोनों मिलते तो जस्ट डबल हो जाता। तो आदमी का बच्चा कभी आदमी होता क्या? आदमी होने के लिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी चाहिए होगी, 46 ना। तो स्पर्म में पहले आधा हो चुका,
ओवम में पहले आधा हो चुका, दोनों मिले तो फिर से कितना बन गया 46, ये बन गया जायगोट। और जायगोट बन गया मतलब आदमी का वजूद हो गया। और जब आदमी का वजूद हो जाता है ना तो वो एक सिंगल सेल रहता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जायगोट सिंगल सेल है कि डबल सेल है ना, अगर पूछा जाए कि जायगोट सेल कैसा है तो कहिएगा सर ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ऐसा मत समझिएगा। यूनिसेलुलर है ना, मतलब एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय संरचना है। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है, दोनों मिलकर डबल हो गया, नहीं, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करके सिंगल हो गया। लेकिन हां, यहीं पर पूछा जाए कि जायगोट का न्यूक्लियस कैसा है, केंद्रक कैसा है इसका, तो न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड है भाई साहब, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। आधा मदर की तरफ से आया है 23 और 23 फादर की तरफ से आया, तभी तो बच्चे में दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो ये जो संख्या है ना स्पर्म में आधी जो हो गई है ना, स्पर्म में और ओवम में, ये कहलाती है आपकी हैप्लॉइड, ये कहलाती है आपकी हैप्लॉइड, आधी हो गई। और दोनों के मिलने से फिर डबल हो गया ना। तो आप सोचिए कि अगर स्पर्म बनता माइटोसिस से और ओवम भी बनता माइटोसिस से, तो 46 मिलकर जस्ट डबल, तो आदमी का बच्चा कभी आदमी नहीं हो पाता। तो ये मेंटेन करने के लिए। अब देखो ये जायगोट आपने पढ़ा है कि तेजी से विभाजित होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, और विभाजित होकर मांसपेशियों का एक छोटा सा गोला बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो बताओ अब क्या होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? अब कहोगे सर माइटोसिस होगा, अब एक ही तरह का सेल चाहिए ना, अब तो बॉडी को बढ़ना है, तो क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और फिर एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करेगा, और आंख, नाक, मुंह, कान जब सब हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। बात आ रही है समझ में, फीटस, गर्भ कहलाएगा। तो क्या होगा, अब फिर माइटोसिस होगा, बॉडी का ग्रोथ करना है ना, तो माइटोसिस होगा। तो बॉडी का अगर ग्रोथ करना है तो आपने देखा कि माइटोसिस होता है, रिप्रोडक्शन करना है तो क्या होगा, मियोसिस होगा। तो अब माइटोसिस चलेगा, बॉडी का ग्रोथ हो रहा है ना, जायगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना लिया, एम्ब्रियो विभाजित होकर फीटस बना लिया, और फीटस डिलीवरी के बाद आपका बेबी तैयार हो गया, है ना। तो ये दो तरह के कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए माइटोसिस और मियोसिस में हम लोग एक बार फिर से जितना पढ़ाया है उसको शॉर्ट में जरा देख लीजिए कि यहां पे माइटोसिस है, यहां पे मियोसिस है। अब निचोड़ देखो इसका, ठीक। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स, यह कायिक कोशिकाओं में होता है। और मियोसिस कहां होगा, जर्म सेल्स में होगा, या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, या सेक्स सेल्स में होगा, जनन कोशिकाओं में होगा। ओके, माइटोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं, तो 2 बनते हैं। मियोसिस के बाद कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, तो 4 बनते हैं। तो यहां पर आफ्टर मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, आफ्टर माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। माइटोसिस होगा तो 2 डॉटर सेल बनेंगे जिनमें क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल के क्या होगी, सेम रहेगी, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। लेकिन यहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। देखिए माइटोसिस कब होगा, जब बॉडी को का ग्रोथ करना होगा, शरीर में कहीं पर मरम्मत होनी होगी, घाव भरना होगा। तो शरीर की वृद्धि होनी होगी, मरम्मत होनी होगी, घाव भरना होगा, तो माइटोसिस होगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन करना है, मतलब स्पर्म बनाना है, एग बनाना है, तब क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। आ रही है बात समझ में। तो ये माइटोसिस और मियोसिस का क्या हुआ कि आपका इंपॉर्टेंस हो गया। अब देखिए एक होता है सेल साइकिल, कोशिका चक्र, है ना, कोशिका चक्र, और इस पे हम लोग चलते हैं। तो आते हैं हम लोग सेल साइकिल पे। सेल साइकिल, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या है,
सेल डिवीजन के दौरान होने वाले घटनाओं का सीक्वेंस, है ना। इवेंट्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान होने वाले घटनाओं का जो क्रम है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल को दो चरणों में बांटा गया है, दो चरणों में बांटा गया है। इंटरफेज, इंटरफेज, इंटरफेज और एम फेज, है ना। इंटरफेज और एम फेज, जिसको मैटोटिक फेज भी कहते हैं, है ना। इंटरफेज क्या है? दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है जिसमें सेल खुद को कोशिका विभाजन के लिए प्रिपेयर करता है ना। जैसे मान लिया कि ये सेल है और ये सेल क्या हो गया, डिवाइड होकर दो सेल बन गया। ये सेल डिवाइड करके दो सेल बन गया। अब ये सेल क्या करेगा, खुद को कोशिका विभाजन के लिए प्रिपेयर करेगा और फिर ये भी डिवाइड हो जाएगा दो में। तो दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था जिसमें सेल खुद को कोशिका विभाजन के लिए तैयार कर रहा है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज को तीन सब फेजेस में बांटा गया है। सेल डिवीजन को दो फेज में बांटा गया है, पहले दो फेज में बांटा गया है, दो अवस्था में बांटा गया है। कौन कौन? इंटरफेज जिसमें कोशिका खुद को कोशिका विभाजन के लिए तैयार कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार कर रहा है। और इस इंटरफेज के तीन सब फेजेस हैं। कितने? तीन सब फेजेस हैं, तीन उप अवस्थाएं हैं, G1, S और G2। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि भाई सेल साइकिल के इंटरफेज की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, तो याद रखना है G1, S, G2। और एम फेज कोशिका विभाजन की वो अवस्था है जिसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन सच में होता है। तो यहां पर सेल डिवाइड करने लगता है, उसको बोलते हैं एम अवस्था। और इसकी चार अवस्थाएं हैं, उप अवस्थाएं हैं। इसकी चार उप अवस्थाएं हैं। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है जी, टीलोफेज। बात समझिए, पहले पूरा एक बार देख लीजिए। देखिए, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं के क्रम को कहते हैं कोशिका चक्र। कोशिका चक्र को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। इंटरफेज जिसमें कोशिका विभाजन की क्या होती है, प्रिपरेशन होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, जिसमें कोशिका खुद को कोशिका विभाजन के लिए तैयार कर रहा है। सेल ग्रो हो रहा है, सेल के अंदर सारे मटेरियल इकट्ठा हो रहे हैं। और इस इंटरफेज को तीन सब फेजेस में बांटा गया है। तीन सब फेजेस में, तीन उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन? G1, S और G2। थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है। और M फेज वो अवस्था जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो M अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें सच में कोशिका विभाजन होता है। और इसकी चार उप अवस्थाएं होती हैं। इसका क्रम आपसे पूछा जाता है, तो इसका क्रम याद रख लीजिएगा, P मैट। क्या याद रखेंगे? P मैट। तो इसका भी क्रम पूछा जाता है, G1, S, G2, ये याद रख लेना है। और M फेज की अवस्थाओं का सही क्रम पूछा जाता है, P मैट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि G1 में क्या हो रहा है, S में क्या हो रहा है, G2 में क्या हो रहा है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या हो रहा है। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि कोशिका चक्र क्या है, कोशिका चक्र क्या है,
तो आपने कहा कि सर कोशिका चक्र क्या है? कोशिका विभाजन के दौरान जो होने वाली घटनाएं हैं उसको एक क्रम में हमने लिख दिया है, तो उसको कहेंगे सेल साइकिल। ठीक है, अब इस सेल साइकिल के कितने फेजेस हैं, है ना, कितनी अवस्थाएं हैं, कितने चरण हैं? तो 2 चरण हैं। आपने कहा सर पहला चरण का नाम बताओ, तो आपने कहा सर इंटरफेज। क्या है? इंटरफेज। और दूसरा क्या है आपका? एम फेज। एम फेज जिसको हम क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज, जहां पर सच में कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है ना, विभाजनशील अवस्था। तो इंटरफेज में कोशिका विभाजन की तैयारी, और उसके बाद फिर एम फेज जिसमें कोशिका सच में विभाजित होने लगता है ना। तो कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रोफेज और एम फेज। ठीक है जी। तो लिखा है कि सेल साइकिल द रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट अकर इन अ सेल इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, ये देखिए ये हमारा इंटरफेज है। इंटरफेज को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, G1 S G2, और दूसरा हो गया एम फेज जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस मतलब एम फेज, जहां पर सेल सच में डिवाइड हो रहा है, एम अवस्था। और इस इंटरफेज को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो पूरे सेल साइकिल को 2 अवस्था में बांटा गया, इंटरफेज और एम फेज, जिसको हम माइटोसिस भी कह रहे हैं, एम फेज। इंटरफेज को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, G1 S और G2। और माइटोसिस को यानी एम फेज को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरफेज। क्या देखने जा रहे हैं गाइस? इंटरफेज। इंटरफेज क्या है कि 2 कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है। 2 कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है। जैसे ये कोशिका विभाजित होकर कितनी बन गई? 2 बन गई। अब ये कोशिका भी क्या होगी? विभाजित होगी और 2 में विभाजित हो जाएगी। तो ये कोशिका विभाजित होकर 2 बनी, और फिर ये क्या करेगा? अपने आप को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करेगा और फिर विभाजित हो जाएगा। तो 2 कोशिका विभाजन के बीच की जो अवस्था है, जिसमें सेल खुद को कोशिका विभाजन के लिए तैयार कर रहा है, इस अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। तो क्या लिख दिया है कि यह एक कोशिका विभाजन के समाप्त होने से लेकर अगले कोशिका विभाजन के प्रारंभ होने तक के बीच का समय है, और इस दौरान कोशिका अपने आप को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करता है। और इंटरफेज को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है ना, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, G1 S और G2। G1 S और G2। तो ये जो इंटरफेज है आपका वो 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, G1 S G2, और दूसरा है एम फेज। एम फेज में कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, जो हमने बात की थी। तो एम फेज वो अवस्था है जिसमें कोशिका सच में विभाजित होने लगता है, जो हमने वहां पे अभी चार्ट में आपको बताया था। तो इसको लिख भी दिया है मैंने ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट रहे, है ना। तो 2 कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था, 2 कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था जिसमें कोशिका खुद को कोशिका विभाजन के लिए तैयार कर रहा है, सेल ग्रो हो रहा है, उसमें सारे मटेरियल्स बन रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज की कितनी अवस्थाएं हैं? G1 है, S है और G2 है। ये क्रम आपको याद रखना है ना, G1 S और G2। उसके बाद शुरू हो जाएगा एम फेज। तो G1 S और G2 में क्या हो रहा है? G1 S और G2 में क्या हो रहा है वो आपको जो है उतना डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, बस क्रम आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? क्रम आपको याद रखना है। G1 S और G2 का क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए, अगर हम बात करते हैं एम फेज की, किसकी बात कर रहे हैं? एम फेज की। तो एम फेज को 4 सब फेजेस में बांटा गया है। एम फेज को 4 सब फेजेस में बांटा गया है ना। तो ये जो एम फेज है आपका, एम फेज इसको 4 सब फेजेस में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज
और टीलोफेज। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था बताइए जिसमें कोशिका विभाजन की वह अवस्था बताइए जिसमें गुणसूत्र बनकर तैयार हो जाते हैं या गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या गिना जा सकता है। तो कोशिका विभाजन की वो अवस्था जिसमें गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या गिना जा सकता है, वो अवस्था है मेटाफेज, मध्य अवस्था। कौन सा स्टेज है? मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या गिना जा सकता है। तो यहां पर क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स जहां जहां पे मैं बोल रहा हूं यही याद रखना है, गुणसूत्र जो हैं वो क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र बनकर तैयार हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था है, इस अवस्था में गुणसूत्र बनकर तैयार हो जाते हैं और इस अवस्था में गुणसूत्रों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या गिन सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए मियोसिस। मियोसिस जो होता है वो 2 चरणों में होता है। ठीक है, तो मियोसिस जो होगा वो 2 चरणों में होगा। मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसमें आपको क्या याद रखना है वो मैं बतला दे रहा हूं बस। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होगा। जैसे ये सेल है, डिवाइड हुआ और 2 सेल बना, है ना, 2 सेल बन गया, ये कहलाएगा मियोसिस फर्स्ट। और फिर ये सेल डिवाइड होगा 2 में और ये सेल डिवाइड होगा फिर 2 में, तो टोटल कितने हो गए? 4। ये कहलाएगा आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 होगा कि नहीं? क्या होगा? मियोसिस 2। इसमें भी क्या क्या होंगी? 4 अवस्थाएं होंगी। जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। हिंदी में भी यही लिखा मिलेगा, टीलोफेज 1। होगा कि नहीं? माइटोसिस की 4 अवस्थाएं थी ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मियोसिस 1 में आ जाएगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसी प्रकार मियोसिस 2 में आएगा आपका प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, टीलोफेज 2। तो फिर से समझिए, मियोसिस 2 अवस्थाओं में होगा, 2 स्टेजेस में होगा। पहले एक सेल 2 में बटेगा और फिर ये 2 में, तो 4 हो गए ना। तो मियोसिस के बाद 4 पुत्री कोशिकाओं का या संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो जाती है, मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। तो ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस की भी 4 अवस्थाएं होंगी 1 की, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 की भी क्या होंगी? 4 अवस्थाएं होंगी, है ना, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब ये जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है, उसकी 5 उप अवस्थाएं होती हैं, 5 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उसमें से एक अवस्था होती है जिसका नाम होता है पैकिटीन। तो एक अवस्था होती है मियोसिस में जिसका नाम होता है पैकिटीन। क्या नाम है? पैकिटीन अवस्था। और इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। ये क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो ये जो पैकिटीन अवस्था होती है मियोसिस 2 की, सॉरी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में
एक अवस्था होती है जिसका नाम होता है पैकिटीन। इसमें क्या होते हैं कि क्रोमोसोम्स के सेगमेंट आपस में ऐसे आकर उलझ जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल का यानी आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, इस घटना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और यही कारण है कि एक ही माता पिता के सारे संतान अलग अलग किस्म के होते हैं। इसी की वजह से वेरिएशन होती है। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है? तो याद रखना है कि भाई साहब वो होती है आपकी पैकिटीन अवस्था में, है ना। पैकिटीन किस में हो रहा है? मियोसिस में हो रहा है। किस में हो रहा है? मियोसिस 1 में के 2 में? 1 में। और मियोसिस 1 के किस अवस्था में हो रही है? तो प्रोफेज 1 में। तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 अवस्था है उसकी एक अवस्था का नाम है पैकिटीन, और उसी में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही एक ही माता पिता के सारे संतान जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखिए कि ये जो मियोसिस की प्रोफेज 1 अवस्था है उसकी 5 उप अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 5 उप अवस्थाएं। कौन कौन सी? तो एक का नाम है लेप्टोटीन, दूसरे का नाम है जाइगोटीन, तीसरे का नाम है पैकिटीन, चौथे का नाम है डिप्लोटीन और पांचवें का नाम है डाइकाइनेसिस। हाँ, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, उसमें जो पैकिटीन है, पैकिटीन में ही होती है आपकी क्रॉसिंग ओवर की घटना। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना, जिसकी वजह से एक ही माता पिता के सारे संतान एक जैसे नहीं होते। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैंने कहा कि मियोसिस 2 अवस्थाओं में होती है। एक अवस्था में क्या हो रहा है कि एक सेल 2 में डिवाइड हो गया, ये हो गया तुम्हारा मियोसिस 1, और फिर क्या होगा? ये दोनों सेल एक एक बार फिर डिवाइड होंगे, बन जाएंगे 4, ये कहलाएगी मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 की 4 अवस्थाएं होंगी। कौन कौन? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो ये जो प्रोफेज 1 है उसको फर्दर 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें से पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो बस इतना याद रखना है, सबको याद रखने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। तो देखो आपको यहां पर याद क्या क्या रखना है। आपने पढ़ तो लिया है डिटेल से, बस आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बतला दे रहा हूं। देख लो, इंटरफेज की अवस्थाओं का क्रम आपको याद रख लेना है। G1 S G2, बाकी सबको भूल जाओ आप। G1 S G2। उसके बाद एम फेज की अवस्थाओं का सही क्रम P मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये किसकी अवस्था है? कोशिका विभाजन की अवस्था है। और कोशिका विभाजन में भी किसकी अवस्था है? एम फेज की अवस्था है। तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है? तो आपको याद रख लेना है पैकिटीन। क्या याद रखना है? पैकिटीन। बस यहां से यही सवाल मिलते हैं, बाकी तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। सवालों को हमने देख लिया है। क्वेश्चन हो सकता है कि आफ्टर माइटोसिस कितने सेल बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो सकता है? तो माइटोसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के समान होता है। मियोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो जाएगी, मातृ कोशिका की आधी हो जाएगी। तो बस सेल डिवीजन में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, ज्यादा सवाल यहां से नहीं पूछे जाते। तो आज के सेशन में यहीं तक बात होगी, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे।